लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि विल कैसे अपने बेस्ट फ्रेंड रोबोट को एक केव के अंदर छोड़ के आ गया था और रोबोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए वहां जून भी पहुंच गई थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है। इस समय जून वापस से उस केव से जुपिटर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसकी टॉर्च से निकलने वाली रोशनी को कुछ इंसेक्ट अट्रैक्ट कर रहे थे। ऐसे इंसेक्ट आज से पहले जून ने भी नहीं देखे थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रीचर आता है जो कि हमारे प्लेनेट में तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। उस प्लेनेट के अनजान क्रीचर से बचने के लिए जून बहुत ही स्मार्टली वहाँ पे लेट जाती है ताकि उसकी किसी भी आवाज से ये क्रीचर जून को पकड़ ना ले। अगले सीन में हम मॉरिन को देखते हैं जो कि सन के एग्जामिनेशन पे कैलकुलेशन कर रही थी और उसी कैलकुलेशन के रिजल्ट देख के मॉरिन काफी परेशान है। मॉरिन को पता चल रहा है कि सूरज पिछले कुछ दिनों से जल्दी जल्दी उगने लगा है और उसी के साथ में हीटनेस भी बढ़ती जा रही है। कैलकुलेशन करने के बाद मॉरिन जाके विल के पास बैठ जाती है। सीन यहाँ पास्ट में शिफ्ट होता है जब विल का जन्म हुआ था। असल के अंदर विल इस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो आगे सर्वाइव कर सके क्योंकि विल का वेट पहले से कम हो गया था। इसी समय मॉरिन ने विल से एक प्रॉमिस लिया था कि अगर आज तुम अपने लाइफ के लिए फाइट करोगे तो मैं तुम्हारे लिए पूरी लाइफ फाइट करूंगी और तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। कहीं ना कहीं ये रीजन भी था कि मॉरिन ने विल को एग्जामिनेशन पास करवा दिया था स्पेस में जाने के लिए, जिसके बाद मॉरिन जुपिटर से कुछ सामान लेके वहाँ से बाहर निकल आती है। यहाँ बाकी जितने भी सर्वाइवर है सारे लोग मिलके एक टावर क्रिएट कर रहे हैं। जून जब पूछती है कि आखिर ये टावर किस काम में आएगा, तब जॉन बताता है कि ये एक लाइट टावर है जिससे निकलने वाली रोशनी शायद अल्फा सेंटोरी के लोगों को अट्रैक्ट कर सके और वहाँ से मदद भेज सके। मॉरिन जब चैरिट लेके यहाँ से जा रही थी तो जॉन उसे बीच में रोक देता है और पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। मॉरिन यहाँ पे सन की सारी बातें क्लियर करके वहाँ से निकल पड़ती है क्योंकि उसे ये सारी चीजों का एग्जामिनेशन आज ही करना था। विक्टर यहाँ पे सभी लोगों की एक मीटिंग बुलाता है और उन्हें कहता है कि हमें पावर सप्लाई को जल्दी पूरा करना है जिससे कि ये लोग लाइट टावर को स्टार्ट कर सके। जूडी यहाँ पे अभी अपने भाई विल से बात करती है और कहती है कि मैंने कल तो नहीं बताया पेरेंट्स को रोबोट के बारे में, लेकिन आज सब जने जरूर पूछेंगे कि रोबोट आखिर कहाँ पे गया है, तो हमें अपने पेरेंट्स को रोबोट के बारे में बता देना चाहिए। जून इस समय विल के पास जा चुकी थी और उससे बातें करते हुए ऐसा बिहेव कर रही थी कि मानो विल जून की हर बात के ऊपर भरोसा कर सकता है और वो रोबोट से भी रिलेटेड कई सारी बातें सुनना चाहती थी। और इसी टाइम यहाँ डॉन की एंट्री होती है। डॉन और जून के बीच में आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है कि तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़ आई थी और इसी के साथ में फ्लेयर गन चोरी भी करके ले गई थी। तब यहाँ पे जून कहती है कि मैं डर गई थी और इसी डर के कारण वो फ्लेयर गन में अपने साथ ले गई थी, लेकिन बातों ही बातों में वो डॉन को भी पागल बना देती है। हम यहाँ पे फिर से प्लेनेट के एक ऐसे हिस्से को देखते हैं जिसकी ग्रास और उसके ऊपर लगे हुए फ्लावर का कलर अलग अलग था। वहाँ पे काफी तेज हवाएं चल रही थी और ऐसा खुला ग्राउंड था जिससे कि मॉरिन आराम से टेक ऑफ कर सकती थी। मॉरिन यहाँ पे एक हाई एल्टीट्यूड बलून को लेकर आई थी जिसके बाद मॉरिन उसे गैस से फिल करती है, लेकिन तभी एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है जिससे बलून तो आगे जाता है लेकिन उससे निकलने वाला वायर मॉरिन के पैर में फंस जाता है। मॉरिन हवा के साथ में ही नीचे क्लिफ से गिरने वाली थी, लेकिन कैसे तैसे करके वो बेल्ट को खोल देती है और बच जाती है। सीन जिसके बाद में पास्ट में शिफ्ट होता है। अभी भी यहाँ बच्चे जब अल्फा सेंटोरी जाने वाले थे उससे पहले उनके मन में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे कि शायद ये अर्थ को ना छोड़े तो भी काम चल सकता है। प्लस और माइनस की कैलकुलेशन के बाद में फाइनल डिसीजन यही होता है कि ये लोग अल्फा सेंटोरी जाने वाले हैं। जूडी यहाँ बेसमेंट में काम करते हुए एक विस्की का बॉक्स देख लेती है और उसे ये भी पता चलता है कि जूडी के पीछे कोई है। जूडी के पीछे डॉन था और जूडी अलर्ट मोड में आने के कारण एल्बो से डॉन की नोज पे जोर से पंच लगाती है। इसी के कारण उसकी नोज डिसलोकेट हो जाती है। जूडी जब यहाँ पे डॉन के साथ में था और डॉन उसे फर्स्ट एड दे रही थी, तब यहाँ पे डॉन बताता है कि तूफान के अंदर वो अकेला फंसा हुआ था और उस समय डॉक्टर स्मिथ उसके साथ में थी। तब यहाँ पे जूडी कहती है कि जब हमने डॉक्टर स्मिथ को रेस्क्यू किया था तब उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल अकेली है, उनके साथ में कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे एक फादर सन का कम्युनिकेशन भी दिखाया जाता है। जॉन और विल के बीच में काफी गैप इसलिए हुआ क्योंकि जॉन विल को टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन इस प्लेनेट पे आने के बाद जॉन विल से कनेक्ट कर रहा है क्योंकि काफी सारी परेशानियों का इन लोगों को सामना करना पड़ा है। जॉन कहता है कि मैं अब कोशिश करूंगा कि हर सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ रहूं। इस टाइम पे भी विल अपने फादर से रोबोट के बारे में बात नहीं कर पाता। पैनी यहाँ कैप्टन विक्टर के बेटे विजय को पसंद करने लगी थी और कोशिश करती थी कि कैसे भी करके वो उससे बात करने लगे। अब जब रोबोट के बारे में किसी को नहीं बताना था तब विजय कहता है कि मुझे इस बात को कब तक छुपा के रखना है। तब पैनी कहती है कि तब तक जब तक किसी को पता न चले। जूडी को जब डॉन से पता चला था कि जून जो कि डॉक्टर स्मिथ बनी हुई है उन्होंने झूठ बोला, तूफान के अंदर वो सिर्फ अकेली बची है, तब यहाँ पे जून कहती है कि डॉन ने तुम्हें झूठ बोला है। हम लोग जब जुपिटर से निकल रहे थे तो हमारे साथ में एक लड़की और थी, डॉन ने उसे मरता हुआ छोड़ दिया और जब उसे एंजेला मिली वो उसे तब भी रेस्क्यू नहीं करना चाहता था। हालांकि मैं तुम्हें उसके लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, लेकिन डॉन से तुम थोड़ा सावधान रहो। तब जूडी इतने डिप्लोमेटिक आंसर से कंफ्यूज हो जाती है कि वो डॉन के ऊपर विश्वास करे या फिर जून के ऊपर।
पर। मॉरिन जब अपने बलून के अंदर गैस फिल करती है, सेम टाइम पे सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, वहाँ जहाँ विल का एग्जामिनेशन चल रहा था। विल उस समय बहुत नर्वस था, इसी के कारण वो एग्जामिनेशन को क्लियर भी नहीं कर पाता। विल को अच्छी तरीके से पता था कि उसने एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया है और अगर वो पास नहीं हो पाया तो अल्फा सेंटोरी कोई नहीं जा पाएगा। मॉरिन उसकी माँ थी और कहती है कि मैं तुम्हारा हर सिचुएशन में साथ दूंगी, तुम्हें इस चीज के लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सेम टाइम पे सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ मॉरिन स्पेस सूट पहन चुकी थी और एक टेम्पररी बलून में सवार होके स्पेस के लिए निकल गई थी। यहाँ विक्टर नाइको से आके टावर के बारे में पूछता है कि काम कहाँ तक पहुँचा, ताकि वो लोग जल्द ही लाइट्स ऑन कर सके और रेजुलेट का ध्यान उन पे जाए। काम ऑलमोस्ट हो चुका था, सारे लोगों की मौजूदगी में लाइट्स स्टार्ट की गई और तभी वो टावर एकदम से चमकने लगा। अब जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इस प्लेनेट पे छोटे छोटे इंसेक्ट है, इसी कारण इस तेज शाइन को देखते हुए काफी सारे इंसेक्ट पास में आ जाते हैं। लेकिन जून को अभी भी पता था कि वो अगर अल्फा सेंटोरी पहुंच गई तो वो सिर्फ और सिर्फ फंसेगी। इसी कारण वो जब जुपिटर की तरफ जा रही थी तो वो फेंस को देखती है जो कि इस समय रेड लाइट ब्लिंक कर रहे थे। इसका मतलब है कि आसपास खतरा है, लेकिन वो उन फेंस को चेंज करके ग्रीन लाइट में बदल देती है ताकि किसी को खतरे के बारे में पता ही ना चले। मॉरिन यहाँ स्पेस में पहुंच चुकी थी और उसके सामने सन था। मॉरिन को पता चलता है कि सन के पीछे एक ब्लैक होल है। मॉरिन को ये बात समझ में आ जाती है कि जिस प्लेनेट पे ये लोग रुके हुए हैं वो प्लेनेट जब घूमेगा तो वो प्लेनेट सन और ब्लैक होल के बहुत पास में होगा, जिससे कि ब्लैक होल की ग्रेविटी उस प्लेनेट को अपने अंदर भी खींच सकती है। अब जैसा कि जून का जो काम था इधर से उधर बातों को करना, वही काम जून करती है। वो जॉन के पास आके रोबोट के बारे में बता देती है कि जब तुम लोग गए थे तो पीछे से तीनों बच्चे रोबोट को अपने साथ ले गए थे और इस समय रोबोट को किसी जगह पे छुपा रखा है। ये बात हालांकि मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बच्चों की सेफ्टी के लिए मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया। अब जॉन गुस्से में आके विल से बात करता है कि आखिर तुमने रोबोट के बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। तब विल इन्फॉर्म करता है कि रेजुलेट पे जिसने अटैक किया था वो और कोई नहीं बल्कि रोबोट था, लेकिन अब वो बदल चुका है पूरी तरीके से। अब अगर इस जगह पे इंसेक्ट थे तो एनिमल्स तो आने ही थे। वही बहुत बड़ा क्रीचर जो कि जून को दिखा था, वो क्रीचर टावर के ऊपर तक चढ़ गया था। लोग पूरी तरीके से डरने लगे और इधर उधर भागने लगे। उस क्रीचर के वेट से वो टावर भी नीचे गिर जाता है और उसके साथ में क्रीचर भी नीचे पहुंच जाता है। पेनी वहाँ से जिस डायरेक्शन में भागती है वहाँ एक टेंट भी था। जून और विल एक साथ में थे। जून यहाँ पे विल को इन्फ्लुएंस करती है कि अब तुम्हें तुम्हारे रोबोट को बुलाना चाहिए, सिर्फ एक वही है जो कि सबकी मदद कर सकता है और सबको बचा सकता है। जिस समय पेनी उस टेंट के अंदर थे उसी समय रेजुलेट से किसी का मैसेज ब्रॉडकास्ट होने लगता है। उसकी आवाज सुन के वो क्रीचर वहाँ पहुँचने से पहले ही जॉन और जूडी पेनी को बचा के बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन वो क्रीचर तब तक इनके सामने पहुँच चुका था और इसी के साथ में एक दो क्रीचर और भी पहुँच गए थे। विल कहीं ना कहीं रोबोट से इस तरीके से जुड़ा था कि अगर विल मुसीबत में होगा तो रोबोट कहीं से भी विल की मदद के लिए पहुँच जाएगा। जैसे ही विल रोबोट को बुलाता है उसी टाइम पे रोबोट यहाँ पहुँच जाता है। रोबोट उन्हें बचाने की कोशिश इस तरीके से करता है कि वो सिर्फ क्रीचर को फेंक देता है, क्रीचर के ऊपर अटैक नहीं करता, क्योंकि उसने विल से प्रॉमिस ले रखा था कि वो किसी को हर्ट नहीं करेगा। अब जब रोबोट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला था उन क्रीचर के हाथों से, तभी विल वहाँ पहुँचता है और रोबोट को कहता है कि अब अटैक करो। उसी समय हम रोबोट के दूसरे फेस को देखते हैं, यानी कि ब्लू से फेसिंग अब रेड लाइट में बदल चुकी थी। लेकिन रोबोट के पास बहुत ज्यादा पावर थी, इसी कारण वो उन क्रीचर्स को एक ही बार में मार डालता है। रोबोट थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और वो अपने सामने आने वाले किसी भी इंसान को मार सकता था। तभी विल उसे आगे रोक लेता है और रोबोट वापस से पहले जैसा हो जाता है। अब तक जिसकी आइडेंटिटी छुपाई जा रही थी, रोबोट के यहाँ होने का किसी को नहीं पता था, वो चीज एकदम से सबके सामने आ गई थी। लेकिन लोगों के सामने ये दोनों तरफ से प्रेजेंट हुई थी कि लोगों को रोबोट ने क्रीचर से बचाया भी है, लेकिन उसी टाइम पे आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोबोट किसी के ऊपर अटैक भी कर सकता है। अगर रोबोट को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ विल है, यानी कि एक छोटा सा बच्चा। और इसी बड़े से सस्पेंस के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप सभी लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।